Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is third class of our Smart अध्ययन सीरीज. इस क्लास में सबसे पहले जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये यूपी PCS 2025 की प्रीलिम्स के लिए एक सीरीज़ चलाई गई है जिसमें हम सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को 30 डेज़ में रिवाइज करेंगे. आप लोगों को इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी. इस सीरीज़ के पिछले 2 लेक्चर्स को देख लेना. टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दिया गया है. 9 बजे रात में उस पर क्विज़ होता है, वो क्विज़ अटेंड कर लेना और ये लेक्चर्स अच्छे से रिवाइज कर लेना. नोट्स भी वहीं पे मिल जाएंगे. ठीक है, इतनी सी चीज़ें कहनी थी. अभी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर डिस्कवरर्स, मतलब कुछ वेव्स के नाम दिए हैं और उनको डिस्कवरी किसने करी. ऐसे कई बार मैच करने को पूछ लेता है या फिर पर्टिकुलरली किसी एक वेव का पूछ ही लेता है कि किसने डिस्कवर किया था. राइट, सबसे पहले बताओ आप लोगों को ये पता है क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं? ये बस खाली यही याद करके बैठ जाते हो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या चीज़ है? देखो, एक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो एक ऐसी वेव्स होती हैं जो एनर्जी को कैरी करती हैं. क्या करती हैं? एनर्जी को कैरी करती हैं अपने साथ. ठीक है, थ्रू स्पेस, मतलब जिस भी स्पेस में चल रही हैं अपने साथ एनर्जी लेकर चल रही हैं. ठीक है, इन वेव्स की खासियत ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए. उनको एयर या वाटर जैसा कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये किस चीज़ की बनी होती हैं? देखो, ये 2 इनविजिबल फोर्सेस से बनी होती हैं. कौन सी 2 इनविजिबल फोर्सेस? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड. इन 2 चीज़ों से बनी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैंने बता दिया 2 इनविजिबल फोर्सेस से बनी हुई है. राइट, तो जब ये दोनों चीज़ें, ये दोनों फील्ड्स जब मूव करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बताया ना इनविजिबल फोर्सेस हैं, ये दोनों फील्ड जब मूव करती हैं तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे के राइट एंगल पे मूव करती हैं, परपेंडिकुलरली. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी. ठीक है, तो इतने बेसिक फैक्ट्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं, क्या इसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पे ट्रैवल करती हैं, ये भी पता होना चाहिए. अभी चलो देखते हैं. देखो, ये कुछ वेव्स हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं. गामा रेज किसने डिस्कवर करी? मेनली तो पॉल विलर्ड ने करी, बट हेनरी बैकरल ने भी इस मतलब उनका भी योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है. तो गामा रेज, बैकरल और पॉल कैसे याद रखोगे? देखो, गामा से क्या याद रहा? गाना. ठीक है, अगर कोई गाना बेकार गा रहा है और उसका नाम पॉल है तो क्या बोलोगे? गाना बेकार गा रहे हो पॉल, बस करो. ठीक है, गाना बेकार गा रहे हो पॉल, बस करो, वरना मेरे कानों को कैंसर हो जाएगा. अब ये मैंने एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया कैंसर हो जाएगा? बिकॉज गामा रेज का यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में. याद रखना इस चीज़ को. ठीक है, तो गाना बेकार गा रहे हो पॉल, बस करो, मत गाओ, मेरे कान में कैंसर हो जाएगा. फिर गामा रेज यूज़ करके कैंसर ठीक करना पड़ेगा. राइट. एक्सरेज की बात करें तो एक्सरेज ने, इसका विल्हम रॉन्गटन नाम है इनका, इन्होंने डिस्कवर करी थी. एक्सरे तो पता ही है आप लोग को, हॉस्पिटल में जाते हो सबसे पहले एक्सरे करवाना पड़ता है. और जब एक्सरे रूम में जाते हो एक्सरे करवाने के लिए, एक बार तो मशीन देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. राइट, तो एक्सरे मशीन देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. रॉन्टगेन, रोंगटे, बस इतना याद रखना. यूवी रेज सबको पता है सन से आती है, और किसने डिस्कवर करी? जॉन रिटर ने. ठीक है, जॉन रिटर ने. देखो, यूवी रेज सन से आती है, इट्स अ फैक्ट, बट आजकल सनस्क्रीन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं लोग. राइट, किसको प्रमोट कर रहे हैं? सनस्क्रीन को. अचानक से सारे सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और हम लोग के मन में ही बैठ गया कि हाँ, शायद सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें. बट बेसिकली जो रिचर लोग हैं, इसको रिटर को रिचर कर लो, जो रिच लोग हैं, जो हैं रिच लोग वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं सनस्क्रीन को. राइट, तो जॉन रिटर मतलब जो हैं रिचर लोग, वही जो अल्ट्रावायलेट रेस के अगेंस्ट सनस्क्रीन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं. तो इस तरह से याद रखना, यूवी रेस से आपको जो हैं रिचर, ऐसे. ठीक है, विजिबल रेडिएशन यानी कि जो सिंपल लाइट जो हमें दिखती है नेकेड आइज से, वो तो इसको तो डिस्कवरी किसी को एट्रीब्यूशन नहीं दे देता. इंफ्रारेड रेज, विलियम हर्शल. इंफ्रारेड रेड वो रेड होती हैं जो हम अपने रिमोट में यूज़ करते हैं, टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में, वो इंफ्रारेड रेज होती हैं. राइट, और इसमें एक चीज़ याद रखना कि किसने खोज करी थी? हर्शल ने. कैसे याद रखोगे? इसकी ट्रिक्स सही देखो, आपको ये भी याद हो जाएगा किस लिए यूज़ होता है. इंफ्रारेड रेज हर शहर में, हर घर में यूज़ होती है ना, तो हर घर में यूज़ होने वाली हर्शल.
इंफ्रारेड रेज, क्योंकि भाई रिमोट तो हर शहर में हर घर में है ना, तो इंफ्रारेड रेज हर शहर में हर घर में यूज़ होने वाली रेज है। बाकी लास्ट की दो रेडियो वेव्स हैं, एक शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स हैं और एक लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स हैं। तो जो शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स हैं उनके नाम से ही पता लग रहा है कि ये शॉर्ट वेव लेंथ की हैं। शॉर्ट वेव लेंथ की हैं मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी, राइट। इनको डिस्कवर करा था हेनरिच हर्ट्ज ने। शॉर्ट वेव रेडियो बता दिया, हाई फ्रिक्वेंसी वाली, हाई फ्रिक्वेंसी है इनके, ठीक है। वेवलेंथ देखो शॉर्ट है बट हाई फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा। तो फ्रिक्वेंसी की क्या होती है यूनिट, हर्ट्ज होती है। हाई फ्रिक्वेंसी है तो हर्ट्ज ने डिस्कवर करा, ठीक है ना। लॉन्ग वेव रेडियो मार्कोनी, लॉन्ग वेव रेडियो मार्कोनी। लॉन्ग वेव रेडियो का मतलब क्या है, वेव्स लॉन्ग है लेकिन फ्रिक्वेंसी लो है, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी बट लॉन्ग वेव्स। अब ऐसे कोई लंबी लंबी बात आपके सामने फेंकता है, अगर लंबी लंबी बात फेंकता है तो आप क्या बोलते हो उसको, मारा क्यों नहीं जब लंबी लंबी बात फेंक रहा था तो, ठीक है। तो लॉन्ग वेव रेडियो यानी लंबी लंबी बात अगर ऐसे कोई फेंके तो मारा क्यों नहीं उसको, मारा क्यों नहीं, मार को नहीं, ठीक है, मारा क्यों नहीं लंबी लंबी फेंक रहा था तो। बस इतनी सी बात है। अब ये सारी वेव्स एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। जब क्विज होगा तो उसमें क्वेश्चन गलत मत किया करो। एनवायरमेंट कन्वेंशन देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ अभी देखेंगे, कुछ नेक्स्ट पे देखेंगे, बट थोड़े थोड़े करके कवर कर लेंगे। देखो इस सीरीज़ का पर्पज़ यही है कि थोड़े थोड़े करके आपके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर हो जाएं। 30 दिन बहुत हैं, इस सीरीज़ को हल्के में मत लेना। डेली टाइम निकाल के कुछ भी नहीं कर रहे हो तो 15-20 मिनट इस वीडियो को देखना ज़रूर, ठीक है। और देख रहे हो तो मुझे पता भी चलना चाहिए देख रहे हो, ठीक है। कमेंट में लिखो कि प्रेजेंट हूँ, पी लिख दिया करो, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, यस मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई पढ़ भी रहा है, राइट। तो मुझे बताया करो यस सर देख रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज़ क्विज़ ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करो ताकि पता चले मुझे आप लोग पार्टिसिपेट करो। चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो चैलेंज को चैलेंज की तरह लो ना, ठीक है। देखो ये जो 2 महीने हैं ना, 60 डेज हैं जो यूपी पीसीएस के लिए अभी मोटा मोटा, इसमें जो अभी 30 डेज है इसमें आप लोग को ज़्यादा पढ़ाई का मन करेगा नहीं। मगर जो लोग इस 30 दिन में पढ़ लिए ना, अगले 30 दिन तो सभी पढ़ेंगे। जिन्होंने अगस्त में पढ़ाई कर ली अच्छे से वही क्वालिफाई करेंगे। सितंबर में तो सभी पढ़ेंगे। फिर आपको लगेगा मैंने तो भाई बहुत मेहनत करी थी, पूरे सितंबर पढ़ाई करी तभी मेरा नहीं हुआ। देखो लास्ट के महीने में सभी पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो अगस्त में जो पढ़ लेगा ना बहुत अच्छे से, सिलेक्शन उसी का होगा। ये बात ध्यान रखना। एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल नोट्स। देखो रामसर कन्वेंशंस की बात करते हैं। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन देखो 3 हुए लाइन से, 1971, 1972 और 1973, ठीक है। 71 में क्या हुआ, पहले रामसर हुआ, ठीक है। 71 में हुआ रामसर। 72 में क्या हुआ, स्टॉकहोम हो गया, ठीक है। और 73 में क्या हुआ, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का जो ट्रेड होता है उसको लेके हो गया, ठीक है। कैसे याद रखोगे इन तीनों को, देखो सबसे पहले 1971 में हुआ रामसर कन्वेंशन, यानी कि पानी बचाना है। रामसर वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड जब ऐसा लैंड जिसमें पानी भरा रहता है, ऐसे लैंड को बचाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रम पी रहे हैं तो उसमें पानी पर चाहिए होता है ना, वाटर चाहिए होता है। तो वेटलैंड से वाटर आता है रम में मिलाने के लिए, तो बस रामसर पानी मिलाना है वेटलैंड से लाके, तो बस वेटलैंड है, ठीक है। रम के लिए पानी चाहिए थोड़ा सा मुझे, तो वेटलैंड हो गया, राइट। तो वेटलैंड को सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए तो पहले हमें चाहिए पानी, तो बच गया। चलो 1972 में लगा कि चलो पानी और वेटलैंड तो बचा लेंगे, इसको वाटरफॉल कन्वेंशन भी इसीलिए बोलते हैं, राइट। क्योंकि वाटरफॉल कन्वेंशन मतलब वेटलैंड की बात हो रही कहीं ना कहीं, और इंडिया इसका पार्ट भी है। एट प्रेजेंट 91 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। तो 1971 में हमने वेटलैंड बचाना तो सीख लिया। फिर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ 1972 में। ये रियलाइज़ हुआ कि वेटलैंड बचा के कुछ नहीं होगा, स्टक हैं हम, स्टक हैं हम। पूरा एनवायरनमेंट ही ख़राब हो चुका है, पूरे एनवायरनमेंट को ही बचाना पड़ेगा। मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट सिर्फ वेटलैंड से कुछ नहीं होगा। अगले ही साल 1972 में रियलाइज़ हो गया कि स्टक हैं हम, इसलिए नाम रखा स्टॉकहोम, ठीक है। पूरे एनवायरनमेंट को ही बचाना पड़ेगा, सिर्फ वेटलैंड बचाने से कुछ भी नहीं होगा, राइट। इस वजह से फिर UNEP बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। UNEP बनाया गया ताकि पूरा एनवायरनमेंट ही बचाया जा सके। अब जब एनवायरनमेंट को बचा रहे हो, वेटलैंड को बचा रहे हो, तो जानवरों ने बोला ये हमारी गलती है, ठीक है। हम भी कुछ स्पीशीज़ हैं, हमारा भाई ट्रेड होता है इलीगल तरीके से, हमें बचाइए, हम इंडेंजर्ड और लेडी हैं और हमारा ट्रेड हो जा रहा है। तो 1973 में बोला गया, इंसानों ने बोला ठीक है चलो तुम्हारे लिए कुछ बना देते हैं। भाई देखो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका ट्रेड वेड मत किया करो, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए बनाया गया साइट्स 1973 में। तो आई होप आप 71, 72 और 73 ये तीनों की सीरीज़ तो सीक्वेंस तो नहीं भूलोगे, राइट। सबसे पहले पानी वेटलैंड बचाया गया, फिर बोला गया पूरा एनवायरनमेंट ही खतरे में है, स्टक हो चुके हैं हम।
फिर बात हुई कि भाई जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनका ट्रेड तो मत करो एटलीस्ट इंटरनेशनल, तो साइट्स बनाया गया, ठीक है, कि कॉमर्शियल ट्रेड नहीं हो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। साइट्स को बोलते हैं वॉशिंगटन कन्वेंशन। मतलब ये जो ट्रेड कर करके तुम लोग टांगें वॉश कर करके खा रहे हो ना जानवरों को, थोड़ा बंद करो, टांग वॉश करके खाना बंद करो जानवरों को, टांग वॉश करके खाना बंद करो, मतलब वॉशिंगटन ये चीज़ के लिए था। और जो साइट्स की ट्रीटी है ये लीगली बाइंडिंग है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड, इलीगल ट्रेड को रोकने की बात है तो लीगली बाइंडिंग तो होगी ही ना, तो साइट्स लीगली बाइंडिंग है, याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा वाशिंगटन कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, वाटरफॉल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। अभी आ जाओ CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, जो कि 1979 में आया। ये कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स में जो स्पीशीज़ यहाँ से वहाँ माइग्रेट करते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है बॉर्न कन्वेंशन। कैसे याद रखोगे, बॉर्न कन्वेंशन इसे ही बोलते हैं, बॉर्न यहाँ हुए, माइग्रेट हुए कहीं और चले गए, इसलिए बॉर्न कन्वेंशन, ठीक है। तो ये बॉर्न कन्वेंशन भी UNEP के अंदर ही आता है, ठीक है ना। फिर है नैरोबी डिक्लेरेशन 1982 का, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। ये जो स्टॉकहोम बताया था ना, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को जब 10 साल हो गए उसके बाद 1982 में नैरोबी डिक्लेरेशन आया। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में क्या किया था हमने, स्टक हैं हम, स्टक हो चुके हैं हम, ठीक है। 10 साल बाद बोला गया ऐसी ही नहीं रहेगी धरती, ऐसी ही नहीं रहेगी धरती, नाइरोबी नहीं रहेगी ऐसी धरती, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा वरना धरती ऐसी नहीं रहेगी, ठीक है। नाइरोबी डिक्लेरेशन 1982, 10 साल बाद स्टॉकहोम 1972, नई रहेगी धरती 1982, ठीक है, समझ गए। 10 साल की एनिवर्सरी मना रहे थे तो नैरोबी बोल दिया गया उसको। फिर 1985 में वियना कन्वेंशन आया जो कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वियना कन्वेंशन लाया गया 1985 में, ठीक है। कैसे याद रखोगे वियना कन्वेंशन, ओजोन लेयर, गाना सुना है, अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, तो अभी ना जाओ ओजोन कर, अभी ना जाओ ओजोन, वियना ओजोन हो गया, मैच कर गया, ठीक है। अभी ना जाओ याद रखना बात, तो वीना ओजोन याद रहेगा आपको। ये जो ट्रीटी है, क्योंकि आप किसी को कह रहे हो कि अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं, अब वो पर्सन जाए या ना जाए, आपकी बात गाना सुन के रुक जाए, वो लीगली बाइंड नहीं है आपकी बात मानने के लिए। आपका गाना अगर अच्छा लगा उसको तो रुक भी सकता है अभी ना जाओ छोड़कर, बट आप चाहो कि लीगली बाइंड कर दो उसको कि रुक ही जाए, तो नहीं, लीगली बाइंडिंग नहीं है। अभी ना जाओ छोड़कर इट्स फाइन, रुक जाएंगे, बट लीगली बाइंड नहीं है रुकने के लिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना। इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन टारगेट्स, मतलब जो टारगेट दिए जाते हैं उसके लिए लीगली बाइंडिंग नहीं है ये ट्रीटी। फिर आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए जो सब्सटेंसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। ये प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन को ही सप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। वो ओवरऑल ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर रहा है वियना कन्वेंशन, और 2 साल बाद ये लाया गया कि जो सब्सटेंस ओजोन डिप्लीट कर रहे हैं उन्हें ही कंट्रोल करो, ठीक है। तो ये वाली ट्रीटी लीगली बाइंड है, मॉन्ट्रियल वाली। वियना खुद अपने आप में लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट जो मॉन्ट्रियल है जो वियना को ही सप्लीमेंट कर रही है वो लीगली बाइंडिंग है। तो कैसे याद रखोगे, देखो वियना में तो था अभी ना जाओ छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं, फिर लेकिन अगर कोई चला गया, ठीक है, और आपका डिप्लीट हो गया, मतलब दिल अगर टूट गया आपका, ठीक है, मॉन्ट्रियल मन टूट गया, ठीक है, ओजोन डिप्लीट हो गया, यानी कि आप चले गए और आपका मन एकदम डिप्लीट हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, मन टूट गया, तो फिर लीगली बाइंडिंग हो जाएगी ये दिक्कत, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा अगर हर्ट हो गया, किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा स्टेप उठा लिया, तब लीगली बाइंडिंग चीज़ हो जाएगी, ठीक। कोई डिप्लीट हो गया आपकी वजह से, अगर किसी का मॉन्ट्रियल हो गया मतलब मन टूट गया और कोई आपकी वजह से डिप्लीट हो गया, तब बात लीगली हो जाएगी, फिर तब नहीं बच पाओगे, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन को सप्लीमेंट करने वाला जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो लीगली बाइंडिंग है, जबकि वियना कन्वेंशन खुद अपने आप में लीगली बाइंडिंग नहीं है। ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ा करो, आँख कान और साथ साथ नाक तीनों खोल के पढ़ा करो, तब जाके ये सुपरफिशियल रीडिंग जो करते हो ना और लगता है सब पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ोगे तो MCQ गलत नहीं होगा। टारगेट ओनली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, याद रखना कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है सिर्फ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को टारगेट करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को नहीं, जैसे HFCs वगैरह हैं, ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस को टारगेट नहीं करता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2015 में लॉन्च हुई थी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें सॉयल सैंपल्स को टेस्ट करने के लिए 12 की पैरामीटर्स बनाए गए हैं जो कि फार्मर्स को दिए जाते हैं, ठीक है। फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उनके
सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस कैसा है, और वो रिकमेंड करते हैं करेक्टिव मेजर्स फॉर बैलेंस फर्टिलाइजर, मतलब सॉइल में जिस चीज़ की कमी है वो वाला फर्टिलाइजर डालो, ऐसे रिकमेंडेशन दी जाती है इस सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ना, इसमें क्या क्या लिखा हो देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट सॉइल के लिए क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तो पता ही है। सबसे ज़्यादा जरूरत इन्हीं की होती है, NPK। ठीक है, सॉइल सैंपल जो टेस्ट किए जाते हैं लैब में, उसमें 12 की पैरामीटर्स होते हैं, तो वो 12 की पैरामीटर्स यही हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 चीज़ें आती हैं, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तो सिंपल है, याद रहेगा राइट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में एक सल्फ़र आता है, बस सल्फ़र सेकेंडरी हो जाता है, मतलब NPK प्राइमरी है, सल्फ़र सेकेंडरी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में, तो जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है और बोरॉन है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो सभी बोरी भर भर के ले जाते हैं, सेकेंडरी और माइक्रो, ठीक है, सब बोरी भर भर के ले जा रहे हैं, NPK फर्टिलाइज़र। लेकिन ये जो माइक्रो है ना, माइक्रो क्यों बोलते हैं इनको, जिनकी जिनकी फेकू सी इमेज बनी हुई है कि ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इनका कोई मांगने नहीं आता बोरा वगैरह, कोई बोरा भर भर के ले नहीं जाता इनको, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी फेकू सी इमेज बनी हुई है, फेकू मतलब Fe+Co यानी आयरन प्लस कॉपर, जिनकी मतलब जिंक, फेकू सी इमेज बनी हुई है, यानी कि बस ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स हैं, कोई भी नहीं है कि भैया कभी मांगने आया हो कि एक बोरी मुझे दे दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कोई मांगने नहीं आता, कोई मांगने नहीं आता, मतलब मैंगनीज एक बोरी भर के दे दो मुझे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोरॉन, इस तरह से याद रखना। ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी फेकू सी इमेज है, कोई मांगने नहीं आता कभी कि एक बोरी मुझे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जबकि इन लोगों की NPK वगैरह के बोरे भर भर के सप्लाई होती है, याद रखना। फिजिकल पैरामीटर्स तो ईजी हैं, 3 होते हैं, pH लेवल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन, ये तीनों तो याद ही रहेगा आपको। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेना। ठीक है, लास्टली ये जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन वाले कमीशन है ना, ये तीनों, इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, किसने रिजेक्ट किया किसने एक्सेप्ट किया, कौन कौन से हैं, धार कमीशन, JVP कमेटी और फजल अली कमीशन, इन तीनों को देख लो एक बार। धार कमीशन जो था 1948 से चीज़ें शुरू हुई, 1947 को देश आज़ाद हुआ, 1948 से आवाज़ें उठने लगी कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपना अपना राज्य सब बांटने की कोशिश करने लगे। तो 1948 में एक धार कमीशन बनाया गया। ठीक है, कि एक धारा सेट करनी पड़ेगी, क्या हमें भाषाओं के आधार पर राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जून 1948 में पहला कमीशन, जो कि ये पर्पस से बनाया गया था कि क्या स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो जून 1948 में SK धार की चेयरमैनशिप में ये धार कमीशन बिठाया गया, और लगभग जून का कमीशन ने 6 महीने ले लिए, गर्मी में बैठा था और सर्दी में जाके इसने रिकमेंडेशन दी और बोला कि जो रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कर सकते हो आप, लेकिन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स को ध्यान में रख के मत करो, बिकॉज इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, उसमें ऐसे भाषाओं के आधार पे अगर आप राज्य बांटने लगोगे तो फिर पता नहीं कितने राज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक फैक्टर्स पे आप मत बांटिए राज्यों को, ये रिकमेंडेशन थी धार कमीशन की। फिर प्रोटेस्ट चलते रहे तो 1948 में एक दूसरा भी बिठाना पड़ा, JVP कमेटी। ठीक है, जब इसकी रिकमेंडेशन आ गई तो दिसंबर में फिर तुरंत ही JVP कमेटी बिठाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पित्ता भी सीतारमैया, ये तीनों खुद बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे इसमें। ठीक है, इन लोगों में एक बार हम भी जरा जांच पड़ताल कर लें क्या मैटर है। तो इसकी रिपोर्ट दिसंबर में शुरू हुई, तो गर्मी में फिर आई अप्रैल में 1949 में। ठीक है, मतलब इस वाले की गर्मी में शुरू हुई, ठंडी में आई, फिर इनकी उसी टाइम ठंडी से शुरू हुई, फिर अगली गर्मी में इनकी रिपोर्ट आ गई। इन्होंने भी साफ साफ रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लैंग्वेज कोई बेसिस नहीं है स्टेट को रिऑर्गेनाइज करने का। बट चूँकि ये वाला फुल एंड फाइनल हो गया था मामला, इसमें इतने बड़े बड़े लोग थे इस कमेटी में, तो जो इसने बोल दिया वही सबने फाइनल मान लिया, ठीक है भाई अब नहीं करेंगे रिऑर्गेनाइज, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करना सही नहीं है, ये लोगों ने मान लिया। बट 3 साल बाद 1952 में दिसंबर में क्या हुआ, पट्टी श्रीरामलू, ठीक है, इनका नाम नोट कर लेना, इन्होंने कर लिया हंगर स्ट्राइक और इनकी हो गई डेथ और मच गया पूरा बवाल। इस वजह से 1953 अक्टूबर में बिना किसी कमेटी की जांच पड़ताल के पैरा लिंग्विस्टिक स्टेट बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो कि बनाया गया किसके लिए, तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए अलग से, मद्रास स्टेट से अलग करके आंध्र बनाया गया। क्यों, क्योंकि पॉट्टी श्रीरामलू की डेथ हो गई इन हंगर स्ट्राइक।
याद रखना ऑप्शन में पेत्ताबी सीतारामैया भी रहेगा और पॉटी श्री रामुलु भी रहेगा। पेत्ताबी श्री रमैया जो हैं वो जेवीपी कमेटी के मेंबर थे। पॉटी श्री रामुलु वो थे जिनके हंगर स्ट्राइक से डेथ हुई। तो दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। फिर जब इतना बवाल हो गया तो 1953 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश बनने के बाद, एक सेपरेट आंध्र स्टेट बनने के बाद फिर से फजल अली कमीशन बिठाया गया, जिसमें फजल अली के साथ साथ के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंदरू जैसे सदस्य भी थे। इसकी रिपोर्ट आई 2 साल बाद सितंबर 1955 में, और तब जाके एक्सेप्ट किया कि यस, लैंग्वेज कैन बी द की बेसिस फॉर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, बट दैट डजंट मीन कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट चल पाएगा। आप लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बना सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वन लैंग्वेज वन स्टेट होना चाहिए पूरा देश में, ठीक है। और इसने एक चीज़ और प्रपोज करी, 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। इतनी चीज़ें थी इसमें, ठीक है। किसमें? ये तीनों कमीशन में। याद रखना, धार कमीशन, जेवीवी कमेटी और फजल अली कमीशन। 2 तो 1948 के ही हैं और तीसरा वाला 1953 का है, बिकॉज 1952 में पॉटी श्री रामुलु की डेथ हो गई थी, राइट। और याद रखना कि फजल अली कमीशन आंध्र स्टेट बनने के बाद बनाया गया था। तो ऐसे कन्फ्यूज़न मत रखना, चीज़ें ध्यान से पढ़ो। हिस्टोरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज रिलेटेड सारे फैक्ट्स एक बार देख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। मैकॉले कमेटी सबसे पहले बिठाई गई थी ना 1854 में सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म के लिए। कौन सी कमेटी? मैकॉले कमेटी। ये तो फेमस है, पता होगा, 1854 में, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, सेलेक्टेड इन 1863। 1854 में शुरू हुआ, ठीक है, मैकॉले कमेटी बिठाई गई। 1863 में लगभग 10 साल बाद ही सत्येंद्र नाथ टैगोर बन भी गए इंडियन सिविल सर्वेंट, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है। उनके बाद अब सत्येंद्र बन गए हैं, तो रमेश को भी बनना है। रमेश ने बोला मैं भी बनूंगा, मैं सेकंड बनूंगा। 1869 में ये बन गए, ठीक है, लगभग 6 साल बाद। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आए, उन्होंने भी 1920 में सिविल सर्विस को ज्वाइन किया, बट रिज़ाइन कर दिया 1 साल के अंदर कि मुझे चमचागिरी नहीं करनी अंग्रेज़ों की। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसने इस्टेब्लिश किया था सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एट सेंट्रल लेवल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को एट स्टेट लेवल, ठीक है। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं इसके बाद, वो सब क्राउन के रूल के अकॉर्डिंग हुए। इतना याद रखना बस इसमें, ठीक है। सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। क्यों ऐसा? बिकॉज ऑन 21 अप्रैल 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस करा था मेटकाफ हाउस दिल्ली में। इसीलिए 21 अप्रैल को हर साल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। इतने फैक्ट्स और याद रखना। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। रात को 9 PM पे कुछ ज़रूर अटेंड करना। कमेंट्स में लिखो P मतलब यू आर प्रेजेंट। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।